एक्चुअली मेरी शिफ्ट थी 28 अप्रैल वाली, जो कि आपको पता होगा कि उसमें ऑप्शंस कुछ और क्वेश्चंस कुछ और आए थे, रिपीट हुए थे। अब वो पता भी मुझे चला है एग्ज़ाम में। पहले ही मैं पैनिक स्टेट में था क्योंकि पेपर दे रहा था, और अगर आपको पता चले कि जो आपने आंसर निकाला है वो तो ऑप्शन में है ही नहीं तो तब थोड़ा पैनिक मोड में आ गया था मैं। मुझे जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने पूरा सॉल्व किया और जब मैथ्स की बारी आई तो 4th या 5th क्वेश्चन में मुझे पता चल गया था कि कुछ तो मिस्टेक हुई है, बट आई वॉज नॉट श्योर कि वो सिर्फ मेरे साथ हुई है या बाकी सबके साथ, क्योंकि आप उस समय किसी और से बात तो कर नहीं सकते। आप कह सकते कि आपके कैंपस में से नदी बहती है हाँ। तो वो एक अच्छा पॉइंट है। COEP एक अपने आप में एक ब्रांड है। आप बोल सकते हो कि NIT एक भी एक ब्रांड है, बट NIT 32 NITs है फर्दर वो बाइफोर्केशन होता है, बट COEP इज वन कॉलेज वन ब्रांड। डर लग रहा है, इसका मतलब आपने प्रिपरेशन की है इसलिए डर लग रहा है। तो अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है, एक्चुअली डर लगना भी चाहिए। तेरा पहले मॉक टेस्ट में क्या स्कोर था और कैसे तूने इम्प्रूव करा? अभी भी याद है, मेरा पहले मॉक टेस्ट में मुझे 81 थे MST CET में। और ये कौन सा टाइम होगा? एक 20-25 डेज बिफोर CET। अच्छा बताओ। और मेरे को बच्चे पूछते हैं कि सर अभी मेरा 80 आ रहा है, मेरा स्कोर 150 जाएगा क्या? नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हम सब जानते हैं MST CET में स्कोर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, सही स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। और यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं पर टेस्ट नहीं देते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा गणितंक का अल्फा 5.0। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं, आपका कंप्लीट रिवीजन पार्टनर होगा। इसमें आपको मिलते हैं फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, और इतना ही नहीं, चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स है प्रायोरिटी वाइज सब टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव टेस्ट होगी, और सबसे बेस्ट चीज डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस। अगर आप गलती करते हो तो यहाँ वहां जाकर सॉल्यूशंस देखना नहीं है, वीडियो सॉल्यूशंस देखना है और कंसेप्ट को समझना है। बच्चों, कई सारे बच्चों ने टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज के थ्रू, आप टॉपर्स यहाँ देख सकते हो। अगर आप भी स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, MST CET में टॉप करना चाहते हो, तो अल्फा 5.0 बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। हमारी प्रिपरेशंस के हम लास्ट फेज में हैं और कई बार समझ नहीं आता कि हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्या। हमें कोई गाइड करने वाला चाहिए। मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन रिवीजन कैसे करूँ, मेरे बैकलॉग बहुत सारे हैं, मेरा ड्रीम कॉलेज COEP है, उसके लिए कितना पढ़ना चाहिए, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो वी हैव वन ऑफ योर सीनियर, खुद का इंट्रोडक्शन वो देंगे, लेकिन मचाया है यार बंदे ने। 99.75 ये परसेंटाइल लाए MST CET में। इसका रैंक 654 था, जो कैप के अराउंड हमें रैंक्स मिलते हैं उसमें। सो वी हैव परीक्षित हियर, है ना। एंड वो COEP CS में है, वही कॉलेज जहां आपको जाने का ड्रीम है, राइट। तो लेट्स हियर फ्रॉम हिम। वेलकम। हेलो सर। सो मेरा नाम परीक्षित है और जैसे कि मेरी JEE मेंस की परसेंटाइल थी 97.39 और मैंने एडवांस भी क्रैक की है, उसकी भी रैंक आई है। तो एंड ऑल्सो इन CET आई गॉट 99.75 परसेंटाइल। तो नाइस। और COEP CS में CS मिल गया है। कहाँ से हो आप? मैं प्रॉपर बीड से हूँ। और बीड में रह के आपने सब एग्जाम्स में अच्छा किया है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स है क्या जो इतना अच्छा कर गए, या तू अकेला है उस जहाँ से? मेरे सर्कल में तो सबने किया है, बट कुछ कुछ है जिन्होंने राइट टाइम पे राइट गाइडेंस नहीं लिया, तो वो रिपीट भी कर रहे हैं। तो ओके, तो वो इस साल अच्छा करेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो बात करते हैं COEP के बारे में, क्योंकि अपने बच्चे ना हर कोई COEP या VJTI का टारगेट रखता है। yes. कैसा लगा तुझे COEP जब तू अभी CS तो वहाँ से कर रहा है? हाउ डिफरेंट इट इज? सर पहले तो उसका एस्टेब्लिश्ड था 1854, वो सुन के ही अलग वाइब आ जाती है कि मैं एशियाज 3rd ओल्डेस्ट कॉलेज में है। और COEP एक अपने आप में एक ब्रांड है। आप बोल सकते हो कि NIT एक भी एक ब्रांड है, बट NIT 32 NITs है फर्दर वो बाइफोर्केशन होता है, बट COEP इज वन कॉलेज वन ब्रांड। मतलब अकॉर्डिंग टू यू COEP इज बेटर देन मेनी NITs, ऐसा कैसे? यस, एक्चुअली आई थॉट लाइक दैट। और है एक्चुअली ऐसा कहते हैं बहुत सारे लोग। तूने कभी नहीं सोचा कि 97% मिले हैं NITs, या एक और बार ट्राई कर लेता हूँ JEE मेंस को और एक बार कर लेता हूँ? सर अगर COEP अगर महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज आपको अगर मिल रहा है, उसमें भी आपको CS ब्रांच मिल रही है, जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना यार कि इन बच्चों का भी ड्रीम है कि COEP, लेकिन ऐसा क्या है अंदर, ऐसा क्या तेरे को अलग दिखा कि COEP में सर ये बहुत अलग है? जैसे मैंने हमेशा सुना है बोट क्लब, हाँ बोट क्लब एक्चुअली ऐसा कुछ। तो कैसा है कि
अगर आप बताने जाए तो आप कह सकते हैं कि आपके कैंपस में से नदी बहती है। हाँ। तो वो एक अच्छा पॉइंट है अगर किसी को बताने गए आई हैव सीन दैट पीछे। यस। और उधर इंफ्रास्ट्रक्चर भी वेल इस्टेब्लिश्ड है और फंक्शंस नेक्स्ट लेवल होते हैं सर। आपने तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखा है वो छोटा हो गया है, पता है आपको? जो सामने की रोड थी वो भी पहले सीओपी के अंदर थी हमारे वक्त। सो लेकिन फिर भी अभी भी बहुत अच्छा है एंड आई होप कि फ्रेंड्स भी वैसे ही होंगे आपके। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत डिफरेंट सोचने वाले। राइट, सो हाउ इज योर फ्रेंड सर्कल देयर? हर किसी डिस्ट्रिक्ट से एक एक फ्रेंड है मेरा मिनिमम। तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मिल जाता है जो इंटरेक्टिव भी होते हैं, एकेडमिक्स में भी, स्पोर्ट्स में भी। हॉस्टल में रहते हो? हाँ, हॉस्टल में रहता हूँ। बड़े मजे चल रहे होंगे ना? बहुत। तो बेसिकली ये जो ड्रीम कर रहे हैं सीओईपी का वो सही है ना इनके लिए? एक्चुअली यस, वर्थ इट है। बट इतना आसान भी नहीं है, 99.75 लाने पड़ते हैं, ठीक है? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद डिफरेंट क्वेश्चंस, वो सीईटी की जो एग्जाम थी जो तू मुझे बता रहा था, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि तेरा कौन सा शिफ्ट था और वो क्या मजेदार चीजें हुई उस दिन? ओके, एक्चुअली मेरी शिफ्ट थी 28 अप्रैल वाली, जो कि आपको पता होगा कि उसमें ऑप्शंस कुछ और, क्वेश्चंस कुछ और आए थे, रिपीट हुए थे। अब वो पता भी मुझे चला है एग्जाम में। पहले ही मैं पैनिक स्टेट में था क्योंकि पेपर दे रहा था, और अगर आपको पता चले कि जो आपने आंसर निकाला है वो तो ऑप्शन में है ही नहीं तो तब थोड़ा पैनिक मोड में आ गया था मैं। मुझे जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने पूरा सॉल्व किया और जब मैथ्स की बारी आई तो 4th या 5th क्वेश्चन में मुझे पता चल गया था कि कुछ तो मिस्टेक हुई है, बट आई वॉज नॉट श्योर कि वो सिर्फ मेरे साथ हुई है या बाकी सबके साथ, क्योंकि आप उस समय किसी और से बात तो कर नहीं सकते। और अब करे तो भी क्या, तो जैसे तैसे नहीं थे अभी ऑप्शंस, फिर भी मैंने टिक करके आया मैं। बट जैसे ही एग्जाम सेंटर के बाहर आया आई गॉट इमोशनल, क्योंकि ये मेरा लास्ट प्लान भी बोल सकते हैं आफ्टर जेई मेंस। जो सेकेंड टॉप एग्जाम आती है वो सीईटी है, अगर वही खराब चली जाए तो मेरे 2 साल की प्रिपरेशन का कोई फायदा ही नहीं है सर। तो बाहर जब आया तो तेरे को किसी ने बताया नहीं कि यार नहीं ऐसे हुआ है यार? सर एक्चुअली मेरा सेंटर जो था वो एकदम विलेज में था। ओके। तो उधर जो क्राउड था जो मेरे साथ एग्जाम देने आया था वो पूरा विलेज क्राउड था, उन्होंने कभी 2 साल प्रिपेयर नहीं किया है। तो मैंने पूछा एक दो से तो वो बोले कि मैथ्स टफ आया था बट मैं ये सोच रहा, कोई तो बोले कि पेपर थोड़ा गलत था। सो मैं बाहर गया, मेरे पापा से बोला मैंने कि पापा पेपर गलत हो गया है, चलो हम मिल के आएंगे कॉलेज में। सो हमने मेल वगैरह किया सीईटी सेल को, बट रिप्लाई आने में तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर बाद में जैसे जैसे पता चला सबको हम लोगों ने भी यूट्यूब पे हाँ, तो आपका यूट्यूब का वीडियो देखने के बाद कि सवाल कुछ और ऑप्शंस कुछ और आए थे, तो थोड़ा सा बच्चों को रेफरेंस दे दूं मैं, ये जो बात कर रहा है इसकी वो शिफ्ट थी जहाँ पे मैथ्स में क्वेश्चंस मैथ्स के थे लेकिन ऑप्शंस फिजिक्स केमिस्ट्री के थे, तो बहुत गड़बड़ हो गई थी। और ऐसे 1-2 सवाल में नहीं, आई थिंक 20-22 सवालों में ऐसा हुआ था। तो ये गलती, और थोड़े टाइम के लिए गलती सीईटी सेल भी मानने को तैयार नहीं था। फिर हम सब यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस डाले, हम सब ने किया, एंड बच्चों ने भी बहुत मेल किए, और फिर वो 1 हफ्ते बाद 5th में को वो एग्जाम री हुई थी, राइट? तो ऐसे बहुत अपना करियर होता है यार, एक बार हम एग्जाम दे रहे, इस बार भगवान की कृपा से या सीईटी सेल की कृपा से इस बार सीईटी 2 बार होने वाली है। 2 बार गलती से ऐसा कुछ हो भी जाए तो दे हैव अ डिफरेंट एक और चांस, साल वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? चलो, इंटरेस्टिंग था ये भी। अब इंटरेस्टिंग कह सकते हैं, उस समय तो बहुत डरावना था कि अब क्या होगा, रिपीट नहीं हुई तो क्या, री एग्जाम नहीं हुई तो क्या। चलो अब कमिंग बैक टू अ टॉपिक यार, ये जो टाइम है ना, अभी दिसंबर एंड हो रहा है, इस समय में आप भी जब पिछले साल थे, बहुत धड़कनें तेज हो जाती है, मतलब समझ नहीं आता कहाँ फोकस करूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि जेई देने वाला हूँ, अगर बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा जैसे तुम, तो जेई की एग्जाम मेरी 25 जनवरी के आसपास है, 21 से 25 के बीच में। फिर उसके बाद में बोर्ड भी बहुत तुरंत है, 10th ऑफ फेब से चालू हो रहा है। फिर एमएसटी सीईटी मेरा टारगेट एग्जाम है। तो हाउ डिड यू हैंडल दिस प्रेशर? तूने क्या किया? बोर्ड्स कब स्टार्ट किया तूने? तो ये फेज ऐसा है कि आपका सिलेबस ओवरऑल खत्म होने में आता है, दिसंबर एंड चालू है, करेक्ट। और इस वक्त ऐसा है कि अगर आपकी तैयारी हुई भी हो या ना हुई हो, ये रिवीजन पीरियड, जो रिवीजन का ड्यूरेशन रहता है, ये 2-3 महीने या 4 महीने कह लो, ये क्रूशियल रहता है। अगर आप रिवीजन भी ढंग से कर लो तो भी आप एवरेज से टॉपर के बीच में कहीं आप लय कर सकते हैं। और बेसिकली आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत से बार अभी मेरे भी फ्रेंड्स थे, मैं खुद पैनिक हुआ हूँ, बट पैनिक होने से कुछ होता है नहीं। उससे उल्टा जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो बहुत बार बच्चों को लगता है इस फेज में कि मुझसे हो नहीं पा रहा, हाँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे आपको सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ जाना है, इट्स ओके, थोड़े क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, थोड़े क्वेश्चंस हो रहे हैं, लेकिन एक बार टिक लगाना है कि मेरे कंप्लीट हो गया है,
और फिर रिवाइज करना है, राइट? रिवाइज करना है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जो कि आप डेली बेसिस पे आप रिवाइज कर रहे हो। बेसिकली मेरा अगला सवाल यही था कि रिवीजन कैसे करते हैं? रिवीजन पहले तो आप नोट्स एक बार गो थ्रू कर लो। नोट्स एक बार अगर शॉर्ट नोट्स यस शॉर्ट नोट्स कर लो। क्वेश्चंस जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो आप सॉल्व करते हो रोज, वो ग्रेजुअली बढ़ाओ, क्योंकि हमें एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, टाइम लिमिटेड है। करेक्ट। तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा करने की आदत तो चाहिए। करेक्ट। लेकिन अगेन मेरा सवाल जो बेसिक है वो है कि बोर्ड्स नहीं किया तो चलेगा क्या? अभी तूने कब स्टार्ट किया था? ओके, वैसे तो नहीं चलेगा, बोर्ड्स तो करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ भी क्राइटेरिया है बोर्ड्स में भी। करेक्ट। तो मैंने इनिशियली जो मेरा जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसके बाद से ही मैंने टेंशन लेना चालू 25 जनवरी के बाद। हाँ एक्चुअली, क्योंकि तब तक जो है जेई ओरिएंटेड पढ़ भी रहा था, तो वो मेरी लिंक ब्रेक हो जाती ना कि मैं जेई पढ़ रहा हूँ फिर बोर्ड्स पढ़ रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। सो मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद चालू की प्रिपरेशन। और बोर्ड्स के प्रिपरेशन में एक होता है कि एक एल्गोरिदम फिक्स रहता है, स्टेप मार्किंग रहता है। तो अगर आप वो आइडेंटिफाई कर लो, अगर किसी ने आपको बताया, अगर किसी वीडियो से आप देख रहे हो तो स्टेप मार्किंग रहती है। तो अगर आपको क्वेश्चन ना भी आता हो, आप गिवन लिख के आ सकते हो, उसके आपको आधा एक मार्क मिल ही जाएगा। सो वो एक कुछ टिप्स ट्रिक्स रहते हैं, अगर वो कर लो तो आप क्राइटेरिया मीट कर सकते हो। करेक्ट। और क्वेश्चन भी पता है कि क्या आने वाले हैं, थ्योरम्स कुछ आने ही वाले हैं। हाँ वो भी होता है, राइट। ये सारी चीज़ें भी पता होती है। बट जैसे तुमने कहा कि तुमने बोर्ड्स को 25 जनवरी के बाद शुरू किया, ओके। तो मेरे ख्याल से बिकॉज यू आर डूइंग गुड इन जेई मेंस, तो जो बच्चा सीईटी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा होगा या जेई के लिए अच्छा प्रिपेयर कर रहा होगा, आई थिंक वो भी सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकता है कि अपनी पढ़ाई चलने दो 25 जनवरी तक और आखिरी 15 दिन में आप फोकस अपना शिफ्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस तो सेम है ना? सेम है। तो आपने कितना स्कोर किया बोर्ड्स में? बोर्ड्स में मैंने 78% स्कोर किया, जो कि मुझे बस था, उतना ही चाहिए था मुझे कि 75% की क्राइटेरिया क्लियर हो जाए। तो आखिरी 15 दिन करके मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही किए होंगे, ज़्यादा रट्टा नहीं मारा होगा? रट्टा तो नहीं मारा एक्चुअली, फॉर्मूला वगैरह तो सब पता थे क्योंकि सीईटी जेई हम कर ही रहे थे। हाँ। बस जो नई चीज़ थी वो थी कि स्टेप्स लिखने हैं, फॉर्मूलाज का नेम, वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना, जो हमारी आदत कम हो जाती है लिखने की। हाँ, 10th के बाद कभी वो किया ही नहीं है हमने। तो फिर भी 78% आ गया। मतलब ये लोग भी 78% ला सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। और ये ऑल क्राइटेरिया आर सेटिस्फाइड हियर, मतलब प्लेसमेंट्स को लेकर या जेई के लिए अगर आईआईटी जाना होता तो भी, कोई भी कॉलेज के लिए जाना हो, हायर स्टडीज़ के लिए, तो 75+ बहुत अच्छा होता है। 78 ये लेकर आ गया है, वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा। अब मेरा एक सवाल और है कि प्री बोर्ड्स नहीं थी तेरी? ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड्स का प्रेशर नहीं आता था कि प्री बोर्ड्स है? प्री बोर्ड्स थी, बट ठीक है, वो मतलब आप अगर जेई सीईटी कर ही रहे हो तो प्री बोर्ड्स होनी चाहिए। थोड़ा बहुत देख लिया, ओवरलुक कर लिया तो ठीक है, आपका उस दिन ओवरलुक कर लिया, उतना ही ना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। क्योंकि मेरे बच्चे ना ज्यादा स्ट्रेस ये लेते कि सर मैं प्री बोर्ड्स करूँ क्या, प्रैक्टिकल्स का बहुत लिखना है। ओके, अल्टीमेटली अपना एक ही गोल है कि हमें कॉलेज में जाना है, तो हमें सीईटी या जेई क्रैक करनी पड़ेगी। बोर्ड्स का इतना ही कि हमें क्राइटेरिया क्लियर करना है, अगर आप उतना भी पढ़ लो तो भी आपका क्राइटेरिया क्लियर होने ही वाला है। तो अल्टीमेट गोल है अपना कि एक तो टॉप सीओईपी वीजेटीआई में आ जाओ या टॉप आईआईटीज एनआईटीज में आ जाओ। बच्चों देखो, मैं तो हमेशा गाइड कर रहा हूँ, इसने बहुत क्लियरली आपको गाइड किया है कि अल्टीमेटली एक अच्छे कॉलेज में जाना है और उसके लिए कौन सी एग्जाम है, या तो जेई या एमएसटी सीईटी, है ना। बोर्ड से क्राइटेरिया फुलफिलिंग के लिए बस, तो उसको हम, और लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं कहूँगा यार कि जिनका कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब ना जेई किया अच्छे से ना सीईटी अच्छा से किया, तो वो बच्चे सिंपली बोर्ड की तरफ जाए क्योंकि सिलेबस सेम है, तो दे कैन कंटिन्यू। ओके, तो ये क्लैरिटी मिल गई तुमसे। अब थोड़े और सवाल जो बच्चों को हमेशा होते हैं कि कभी बैकलॉग नहीं रहा तेरा, और अगर रहा तो कैसे तू कोप अप करता उससे? ओके, बैकलॉग तो हर किसी का होता है, वो चाहे टॉपर ही क्यों ना हो। और इनिशियली जब आप 10th से 11th के ट्रांजिशन के फेज में होते हो, तो उस वक्त ऐसा होता है कि हमें सब नया नया लगता है, जगह नहीं है, कोचिंग नहीं है, सिलेबस नया है, तो बैकलॉग इज मैंडेटरी कि आपका कुछ ना कुछ छूट ही रहा है। करेक्ट। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप 12th में अभी जा रहे हो और अभी आप अगर 11th में हो, तो जो एसेंशियल चैप्टर्स है, जैसे जो फाउंडेशन रहते हैं 12th के चैप्टर्स के लिए, आप उतना रिवाइज कर लो, उतने चैप्टर्स कर लो जो कि आपको 12th में काम आएंगे। हाँ, बेस जहाँ बनता है। और सैटरडे संडे ऐसे वीकेंड एक आधा पकड़ लो और बैकलॉग क्लियर करो। करेक्ट। और जो बच्चे अभी 12th में है, अभी एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके तो बहुत बैकलॉग रह जाते हैं कि मेरा आधा सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा तुम्हारा कभी हुआ? सर, अगर आपका बैकलॉग है और अभी 4 महीने में आपकी एग्जाम है, तो आई थिंक जो आप पहले तो देख लो कि वेटेज क्या है चैप्टर्स का।
अगर आपका ऐसा कुछ चैप्टर है जिसका वेटेज ज़्यादा है, जो सिंपल भी है और वो आपके बैकलॉग में है, तो आई मस्ट से दैट यू शुड क्लियर देम फर्स्ट। जो ज़्यादा मार्क्स देने वाला है, जैसे वेक्टर्स हो गया, हाँ, इजी भी है, ज़्यादा स्कोरिंग भी है, अगर ये बैकलॉग में तो ये पहले कर लो। वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, तो यू हैव टू, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, है ना, इसे कहते हैं टॉपर्स इस तरह पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि एक लाइन से आ रहा है और वो पढ़ते जाओ मैं और बैकलॉग खत्म ही नहीं हो रहे मेरे, राइट। तो इस तरह कुछ करना होता है, ठीक है। तो हमने बात कर ली रिवीजन को लेके, हमने बात कर ली बैकलॉग को लेके। एक जो बहुत बड़ी बात होती है, डर बहुत लगता है, मेरा अच्छा होगा क्या, इतनी सारी एग्जाम्स मैं क्रैक कर पाऊंगा क्या, मेहनत तो कर रहा हूँ मैं सॉल्व तो कर रहा हूँ, लेकिन एक बिलीफ नहीं आता। ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ कभी कि मेरा अच्छा हो पाएगा क्या, मेरे को IIT मिलेगा क्या, ऐसा कभी नहीं थॉट है? सर अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब आपने प्रिपरेशन की है, इसलिए डर लग रहा है, तो अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है एक्चुअली, डर लगना भी चाहिए। उसके सिवाय आप प्रेशराइज, अगर एक सर्टन लेवल तक अगर आप प्रेशर झेल रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई भी कर रहे हो। आपको ड्यू डेट्स मालूम है, तो अगर डेडलाइन आपको पहले से मालूम है कि अभी 4 मंथ्स के बाद मेरी CET है, तो अंडर प्रेशर आप काम भी कर रहे हो। आपकी जर्नी थोड़ा समझते हैं। आपने JEE किया, आप फिर उसके बाद बोर्ड्स पे शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद CET पे डायरेक्ट लग गए या सेकंड फेज भी JEE के लिए कंटिन्यू किया था? जब मेरा रिजल्ट आया 97 आए थे मुझे समथिंग परसेंटाइल JEE मेंस में, मेरे पास ऑप्शन था कि एक तो एडवांस के लिए या तो फिर CET के लिए मैं करूँ प्रिपरेशन। तब मैंने प्रॉपर गाइडेंस लिया और तब ऐसा था कि मेरी प्रिपरेशन थी, बट नॉट लाइक कि मैं एडवांस की तैयारी को अब भी लग जाऊँ या बहुत अच्छा कुछ कर पाऊँ। हाँ, रैंक आ जाती मेरी, बट वही है कि 3rd टियर वाले IITs में मैं कौन सी तो भी कोर ब्रांच कर रहा होता। सो बेसिकली फिर मैंने वहाँ थोड़ा सोचा, थोड़ा सा गाइडेंस लिया मेरे पापा से, तो वो बोले कि यू शुड कंटिन्यू विथ CET। और CET में भी ऐसा नहीं है कि स्टेट एग्ज़ाम है, स्टेट कॉलेज भी अच्छे ही है, जैसे COEP है, VJTI है। तो अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो चांसेस है कि आप एक्सेल कर जाओ। वेरी नाइस। देखो यार, यही है कि बहुत सारे लोग ना 97 के बाद तो पकड़ के रख लेते हैं कि अब मैं 98 लेके आऊँगा, 98 लेके आऊँगा, बट ये एक स्मार्ट डिसीजन जरूरी है कि भाई मुझे आउट ऑफ महाराष्ट्र वाला कॉलेज चलेगा क्या, अगर मिल भी गया 98 तो कहाँ का कॉलेज मिल सकता है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, है ना। अदरवाइज जैसे इसने स्मार्ट डिसीजन लिया, ऐसे तेरे बहुत फ्रेंड्स रहे होंगे जिन्होंने कंटिन्यू किया और मे बी शायद आज वो उतना अच्छा कॉलेज नहीं ले पाए जितना आप लेकर आए हो। yes. बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत मिल जाएंगे, राइट। सो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जैसे तूने कहा था यू कंटिन्यूड द MSTC स्टडी विद अस, राइट। सो किससे क्या पढ़ा आपने? सर एक्चुअली मैंने बीटा 4.0 पूरी फॉलो की है। Okay. सारे वीडियोस, सारे वन शॉट्स और क्वेश्चन बैंक सारे लगाए। Okay. कैसा रहा वो सफर? एक्सपीरियंस एक्चुअली क्या है, अगर आप JEE मेंस दे रहे हो तो आपको आदत नहीं होती है कि क्योंकि JEE मेंस में जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उससे डबल ही CET में है। करेक्ट। तो टाइम कम है, आपको आदत भी नहीं रहती है, वो सिटिंग आवर्स आपको बढ़ाने पड़ते हैं। 3 घंटे का एग्जाम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो वो जो ट्रांजिशन रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। बट जैसे जैसे आपने बोला, लेक्चर्स में देखते गया, स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आते थे, स्टार्टिंग में मैं बैठ भी नहीं पाता था, 1-2 घंटे बैठ के मैं एग्जाम में नहीं कर पाता था। तो जैसे जैसे लेक्चर्स देखते गया वैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते गया, क्वेश्चन बैंक्स लगाता था, और ग्रेजुअली एक 8-10 दिन के बाद मैं आराम से बैठ सकता था। नाइस। तो बच्चों, बीटा 4.0 जैसे था वैसे बीटा 5.0 भी आएगा इस साल। आफ्टर बोर्ड्स होता है हमेशा, और आप सब लोग अच्छे से पढ़ पाओगे उसमें। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट? तेरा पहले मॉक टेस्ट में क्या स्कोर था और कैसे तूने इम्प्रूव करा? अच्छा, अभी भी याद है, मेरा पहले मॉक टेस्ट में मुझे 81 थे MST CET में। और ये कौन सा टाइम होगा? एक 20-25 डेज बिफोर CET। अच्छा बताओ। और मेरे को बच्चे पूछते हैं कि सर अभी मेरा 80 आ रहा है, मेरा स्कोर 150 जाएगा क्या? नहीं, आराम से हो सकता है, अभी मेरा हुआ है तो क्यों नहीं। और 81 था तेरा, और तूने फाइनली कितना लाया? फाइनल एग्जाम में मेरा 158 था। 158, 99.75, है ना। ये भी एक समझ जाती चीज़, मतलब डिफिकल्ट है यार, इतना मतलब 180 लाना ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो है कि अगर आप ट्रांजिशन में हो तो आपसे हो ही जाएगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बस करते रहना है, लगे रहना है, टेस्ट देते रहना है ना। और अभी नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, आखिरी 40 दिनों में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, राइट। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस, है ना, जो मुझे लग रहा है कि बच्चों को इस टाइम होंगे। और मेन मुझे यही लग रहा है कि ये जो टाइम है, दिसंबर एंड और जनवरी आने वाला है, बस डरो नहीं, थोड़ा संभाल के कॉशियसली पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहना चाहिए। एनीथिंग दैट यू वांट टू गाइड योर जूनियर्स? अभी जैसे कि 4 महीने बाकी है सर बोल रहे हैं, तो पहली बात तो आप पूरे जो आपके जो क्लास नोट्स है उससे रिवाइज मत करिए।
जो शॉर्ट नोट्स बनाए आई वुड से कि वो रिवाइज करते रहे डेली बेसिस पे। और मॉक टेस्ट इज इम्पोर्टेंट सर। मैं लास्ट के कुछ 10-12 डेज में मैं दिन में 2 टेस्ट देता था। अच्छा। बस जरूरी नहीं है कि आप भी दिन में 2 दो, बट उसका एनालिसिस भी होना चाहिए। हाँ। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, बस एग्जाम दे जा रहे हो, तो इट वोंट वर्क। राइट। तो टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, पता चलेगा क्या गलतियां हो रही हैं, Yes, इम्प्रूव भी करना है। राइट। सो वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट बच्चा लोग। और कोई और क्वेरीज हो, कोई और क्वेश्चन हो, जरूर कमेंट में करिएगा, हम भी आंसर करेंगे आपको। ठीक है, अच्छा पढ़ते रहिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके अल्फा 5 पॉइंट तो रुकना नहीं है, बस आगे तू गो। वीडियो सॉल्यूशन से डाउट होगा जीरो, गणित के साथ पढ़ेगा तो सबसे आगे बढ़ेगा। टाइम कम है, सपना बड़ा